ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग भाग 4 का तक पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने कितना आर्टिकल डिस्कस किया है, देखिए हम लोग भाग 4 का तक पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो एक बार आपको अगर मैं रिवाइज़ कराऊं तो भाग 1 में क्या था? भाग 1 में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 के काम में था उसका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित था, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 51 का में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौलिक कर्तव्य। तो अगर हम लोग नेक्स्ट भाग मतलब भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या है? भाग 5 में बात की गई है संघ की। ठीक है, भाग 5 में बात की गई है संघ की, कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, अगर हम लोग भाग की बात करें तो भाग 5 और आर्टिकल 52 से 151 तक में पूरे संघ में जो लोग आते हैं सबकी बात की गई है भाग 5 में। ठीक है, तो जो इस भाग 5 और संघ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो है राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राष्ट्रपति और उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में आपको सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, उनकी शक्तियाँ भी पढ़नी है। ठीक, तो आज इस वाले पार्ट में हम लोग राष्ट्रपति और उनसे संबंधित अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में उनके कार्यों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, अब आर्टिकल पे चलते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, ये आर्टिकल 52 कहता है। 53 क्या कहता है कि जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग वो या तो खुद करेगा या तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। ठीक है, मतलब कुछ लोग होंगे जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करेंगे। तो कौन कौन वो लोग होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इस वाले वर्ड पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक निर्वाचित सदस्य होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक, तो मनोनीत सदस्य नहीं होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, एक ये हो गए। दूसरे कौन लोग होंगे? दूसरे होंगे राज्य विधानसभा। इस वर्ड को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। कौन भाग लेगा? राज्य विधानसभा के, इसमें भी निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा की, मतलब जितनी भी यूटीज़ हैं उन यूटीज़ में से अभी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लें। किस संशोधन द्वारा? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक, तो इन तीनों को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो कौन भाग नहीं लेगा? जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ना निर्वाचित ना मनोनीत, कोई सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 बताता है निर्वाचन पद्धति। ठीक, निर्वाचक मंडल तैयार हो गया। अब जिस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा आर्टिकल 55। ठीक, आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 उसकी पदावधि का उल्लेख करता है। अच्छा, आर्टिकल 56 बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या कहते हैं? ये पॉइंट्स ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, कोई मामला है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, और उसका फैसला अंतिम होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसका फैसला अंतिम होगा। ठीक है,
उसके बाद कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया गया कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, तो जो राष्ट्रपति ने कार्य किया है अपने पद पे रहते हुए वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक, निर्वाचन अवैध घोषित हो सकता है लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है राष्ट्रपति ने वो कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा ये कहा गया है कि एक व्यक्ति भारत में, मतलब ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक, तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 56 पे। आर्टिकल 56 में पदावधि का उल्लेख किया गया है, मतलब कितनी अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। तो कितनी अवधि तक? 5 साल तक, 5 वर्ष तक। अच्छा, मान लीजिए अवधि उनकी समाप्त हो गई, ठीक, और अभी नए वाले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, तो क्या जो पहले वाले राष्ट्रपति हैं वो हट जाएंगे अपने पद से? तो नहीं, जब तक उनके उत्तराधिकारी, ठीक है, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक राष्ट्रपति अपने अवधि समाप्त होने के बाद भी पद पर बना रहेगा। ठीक, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, ठीक है, पदावधि भी हम लोग